नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ करंट अफेयर के तौर पर लेकर आता रहता हूं। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के संदर्भ में आज एक नया करंट अफेयर का टॉपिक है। इस पर आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यहाँ से देखिएगा एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किस स्थान पर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाना है और भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। ये आप लोगों में भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट भारत 2026। देखिए, यदि हम इस संगठन की बात करते हैं ना, तो इसके संस्थापक की हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक में मुख्य रूप से भारत का ही योगदान है और इसका सचिवालय भी भारत में है। देखिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार यह प्रमुख कार्यक्रम 1 और 2 जून 2026 को निर्धारित है, जो दुनिया भर में 7 बड़ी प्रमुख बिल्लियों, अब इन बिल्लियों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए कुल 8 बिल्ली की प्रजाति को इसमें रखा गया है, बड़ी बिल्ली की प्रजाति को रखा गया है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि भारत में जगुआर और प्यूमा नहीं पाया जाता, बाकी सभी प्रजाति की बिल्ली हमारे यहाँ पाई जाती है। और यदि हम बात करते हैं चीता की, तो अभी भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत इनकी आबादियों को बढ़ाया जा रहा है और एक समय ऐसा था कि इसकी आबादी बिल्कुल भी भारत में नहीं था और जब से नामीबिया से 8 चीता लाया गया, उसके बाद से हम देख रहे हैं 30 से अधिक चीता हमारे भारत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये भाजपा से है। देखिए, अभी हाल ही में 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुआ है। इसी के बारे से हम थोड़ा जान लेते हैं कि विधानसभा सीट कितनी है और कौन नवीन मुख्यमंत्री बने हैं और इसका पार्टी क्या है। देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 295 विधानसभा सीट है और इसमें भाजपा के शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। इनका शपथ 9 मई 2026 को हुआ है। वही असम में 126 विधानसभा सीट है। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ये पुनः भाजपा से मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने 12 मई 2026 को शपथ ग्रहण लिए। वही तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ये एक्टर है, एक्टर से अब राजनीति में उतर आ गए हैं। विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 234 विधानसभा सीट है और इसकी पार्टी का नाम है टीवीके। इस टीवीके पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो 2024 में ही इसकी स्थापना हुआ है और देखिए बहुत ही कम समय में ये पार्टी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब यह इस पार्टी के मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए, टीवीके का तमिलगा वेत्री कटगम। ठीक, 10 मई 2026 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। केरल की बात करते हैं तो 140 विधानसभा सीट है। वीडी सतीशन ये कांग्रेस से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुने गए हैं। 18 मई को इनका निर्धारित है मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के लिए। वही पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ भी पुनः सरकार आया है एनडीए का, 30 विधानसभा सीट है। इससे पहले भी एन रंगास्वामी यहाँ के सीएम रहे थे। यदि हम इनके पार्टी की बात करते हैं तो AINRC यानी कि ऑल इंडिया NR कांग्रेस है। इनका शपथ ग्रहण 13 मई 2026 को हुआ था। तो इस तरह से ये प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। नवीन मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया, हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया है? तो मोती फार्मिंग क्लस्टर की यदि हम बात करते हैं तो ये हजारीबाग जिला है, ये झारखंड में पड़ता है। देखिए, हाल ही में झारखंड के हजारीबाग जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और मोती उत्पादन को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करने के लिए शुरू की गई है। उद्देश्य की हम बात करते हैं तो उद्देश्य तो यही था, ठीक, कि ग्रामीण आय को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख घोषित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे घोषित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण स्वामीनाथन।
देखिए, सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इंडियन नेवी यानी कि नौसेना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली यानी कि दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कमांडर इन चीफ की बात करें तो नौसेना या फिर सेना के प्रमुख की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं, यानी कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। चलिए, इसका उत्तर आप कमेंट्स में मुझे दीजिएगा। अभी मैंने इसका उत्तर बताया था, ठीक, कि किस राज्य में नवीन मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं। एन रंगास्वामी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ था, इसी केंद्र शासित प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है? तो देखिए, भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही किया जा रहा है, 2026 में ही किया जाएगा, मैंने भी आपको बताया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का यदि हम कृषि कार्य समूह की बात करते हैं तो ये इंदौर में हुआ है। देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार इन देशों में विश्व के करीब 68% किसान रहते हैं। यह सम्मेलन 2 चरण में आयोजित होगा। पहला चरण 9 मई से 11 जून तक चलेगा, ठीक है, और ये पहला चरण के तहत हम इसे देख रहे हैं। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख है ये। देखिए, यदि हम बात करते हैं नौसेना का या थल सेना का या वायुसेना का, तो इन सबका अपना एक चीफ होता है और इन सबके ऊपर केंद्र सरकार एक नवीन पद का गठन किया गया है और इसे कहा गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये तीसरे क्रम के हैं, इनका नाम है एनएस राजा सुब्रमणी। देखिए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। ठीक, कब लेंगे? तो 30 मई को ये कार्यभार संभाल लेंगे। देखिए, यदि प्रथम की बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 48वां आसियान समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो आसियान समिट 2026 के आयोजन की हम बात करते हैं तो फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया है और ये इसका 48वां संस्करण था। देखिए, फिलीपींस का सेबू शहर में 48वां आसियान समिट 2026 का आयोजन किया गया। इस समय जो थीम था नेविगेशन आवर फ्यूचर टुगेदर है। सम्मेलन में डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है जिससे 2030 तक इस क्षेत्र का डिजिटल बाजार $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ठीक, तो याद रखेंगे आसियान शिखर सम्मेलन, इसके कुल सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसमें कुल 11 सदस्य देश है और यदि नवीन सदस्य देश की बात करते हैं तो तमोर लिस्टे इसका नवीन सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? तो यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला कैरिबियाई देश की हम बात करते हैं तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो है। देखिए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भारत के यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। यह समझौता एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के बीच हुआ है। त्रिनिदाद और टोबैगो की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ये दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज यानी कि कैरिबियन सी के पास स्थित है। इसमें 2 मुख्य द्वीप है, एक द्वीप को त्रिनिदाद बोला गया है और दूसरे द्वीप को टोबैगो कहा गया है और इसके साथ साथ कई छोटे छोटे और भी द्वीप हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसके तहत यदि आप वंदे मातरम राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो इस अधिनियम के तहत आपको सजा सुनाया जाएगा। देखिए,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य वंदे मातरम का अपमान या गायन में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध बनाना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। पश्चिम बंगाल में घोषित अन्नपूर्णा भंडार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए पश्चिम बंगाल में इससे पहले महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता था। अब भाजपा का चुनावी घोषणा में था कि 30,000 रुपये प्रति महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। तो इसी घोषणा को अमल में लाने के लिए हाल ही में बंगाल सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके तहत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने नई बनी बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए इस योजना की हम बात कर रहे हैं तो ये 1 जून 2026 से लागू हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत रखना है, खासकर कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए। यह नई योजना पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेगी, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये और SC/ST लाभार्थी को 1700 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कितने दिनों के वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई है? तो देखिए ये हो जाएगा 125 दिन। इससे पहले जो मनरेगा कार्यक्रम था तो मनरेगा अधिनियम के तहत 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दिया जाता था, लेकिन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत 125 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाएगा, वो भी अकुशल शारीरिक श्रम वालों के लिए है। देखिए यह अधिनियम अब 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा और 1 जुलाई से ही पुराना मनरेगा अधिनियम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इसके जगह पे ये नया कानून स्थान ले लेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोने पर हाल ही में बढ़ाया गया टैक्स में AIDC का मतलब क्या है? तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 घोषणा किया गया था, अपील किया गया था। इस 7 अपील में एक अपील था कि सोना नहीं खरीदना है ये साल तक। इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भारत में सुरक्षित बना रहेगा और हमारा जो महंगाई है हम उस पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो इसी के तहत सोने पे यदि हम बात करते हैं तो 15% तक ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सोने का यदि आयात ड्यूटी की हम बात करें तो ये 15% हो गया है। तो देखिए AIDC का फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होगा एग्रीकल्चर इंपोर्ट ड्यूटी सेस। देखिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का सीधा मतलब है भारत के घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ना। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। 15% कस्टम ड्यूटी और 3% GST मिलाकर अब सोने पर प्रभावी टैक्स 18.45% हो गया है, जो पहले केवल 9.18% था। इससे सीधे तौर पर सोने की कीमतों में 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम 1000 रुपयों का उछाल देखने को मिल रहा है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज अभी तक मैंने 3 नियुक्ति के बारे में आपको बताया। एक नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं, दूसरा तीसरे CDS कौन बने हैं और ये CBI का निदेशक। देखिए वैसे पहले से ही थे, इसे 1 साल का विस्तार दिया गया है। ये प्रवीण सूद है। देखिए क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त नहीं किया गया है, इसे 1 साल के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और ये है प्रवीण सूद। देखिए केंद्रीय सरकार ने प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का विस्तार प्रदान किया है, जिससे भारत की शीर्ष जांच एजेंसी उनके निर्धारित कार्यकाल 24 मई 2026 के बाद भी उसके अधीन रहेगा। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।